कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, वो इंडिया के वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट हैं। वो पेंटिंग में, स्कल्पचरिंग में, आर्ट ऑफ एनीथिंग वो परफेक्ट हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड उनके नाम पे हैं। मैं स्वागत करता हूं गुरप्रीत कौमर जी का, जो हमारे शो में आज विशेष रूप से हमारे इनविटेशन पर आए हैं। गुरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतपाल जी। और बिग माउथ शो के जो सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। सारे बहुत बहुत प्यार। शुक्रिया कोमल जी। बातचीत हमारी पहले भी इंटरव्यू से हुई थी। आप एक दो दिन हम पहले भी मिले थे जी तो हमने आपको बताया था कि हमारा पॉडकास्ट चैनल है। हम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट को टाइम दिया। तो गुरप्रीत जी, कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई ऐसी थॉट्स हैं लोगों के मन में, खास करके जो आर्ट लवर हैं। वो आर्ट को एंजॉय तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है आर्ट है क्या। जैसे कि एक जो चुटकुला होता है ना, जोक होता है, जोक को तो हम समझ लेते हैं कि एक सिचुएशन है ना। पिक्चर को हम एंजॉय करते हैं, किसी मोमेंट्स को हम एंजॉय करते हैं। आर्ट को भी एंजॉय करते हैं। एक पिक्चर देख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ये अच्छी बहुत सुंदर पेंटिंग है, ये गाना सुन लिया, ये आवाज़ बहुत अच्छी है, ये म्यूज़िक बहुत अच्छा है। एक्चुअली आर्ट क्या चीज़ क्या है कि हम आर्ट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? है तो सारा आर्टिस्टिक वर्क है, लेकिन आर्ट को अब डिफाइन कैसे करो कि आर्ट क्या है बाकी फील्ड से? आर्ट हम लोग हर जगह पे आर्ट देखते हैं। कपड़े पहनना भी आर्ट है, राइट। हम कुछ भी, कोई बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, उन छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक खूबसूरत माला बना लेनी, ये आर्ट है। आपके मन को सुकून कितना मिलता है, ये उसकी वैल्यू है। आपको काम करते हुए कितना उसका सुकून मिलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हर एक चीज़ में आर्ट है। आपका बैठने का अंदाज वो भी आर्ट है। आपकी पेंटिंग्स करनी वो भी आर्ट है। आप जो बोलते हैं, अपने खूबसूरत आपके शब्द होते हैं, तो उनको पिरो के अच्छी माला, एक कविता बना देनी, ये आर्ट है। हम्म इसका मतलब कि आर्ट और आर्टिस्ट में कोई फर्क नहीं है, हर कोई आदमी आर्टिस्ट है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि एक कॉमन मैन और एक आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है? ये तो इसका मतलब तो ये हो गया, आपकी स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि आर्ट सब में है, एवरीबॉडी इज एन आर्टिस्ट। या कोई डोमिनेट करता है, वो चीज़ को प्रोजेक्ट कर देता है, कोई प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कम रह जाता है, लेकिन आर्ट सब में है। सब। किसी में बोलने की आर्ट है, किसी को पहनने की आर्ट है, किसी को समझाने की, समझने की आर्ट है। लेकिन जो हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं ना, परफॉर्मिंग, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, वो सोसाइटी से डिफरेंट होता है बिल्कुल। उसकी सोच, उसका स्टाइल, उसका सब चीज़ों को समझने का तरीका और बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। तो वो आर्ट के बारे में मैं पूछ रहा हूँ जिसको हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं। वो आर्ट की डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, और पेंटिंग है, स्कल्पचर है। वो एक स्पेसिफिक सी फील्ड जो है एक आदमी को एक करेक्टर से एक सुपर करेक्टर बना देती वहाँ है। से अलग बनाता है हाँ दुनिया से। हाँ हाँ। हाँ। तो ये दुनिया में सबसे पहले जो जिसके मन में ये विचार आता है कि मैं दुनिया से अलग दिखूं, मैं अलग दिखाई दूं, वहीं से आर्टिस्ट की शुरुआत होती है। वो अलग दिखने के लिए कुछ आर्ट करता है अपना। वो अपना आम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे सोचना शुरू कर देता है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर आज का पढ़ते हैं, मगर उसके पीछे पहले कितनी न्यूज़ बनी है, कितने दिन पहले की जो घटनाएं वापरी हुई हैं, वो उनको वो इकट्ठा करके उनकी एक न्यूज़ बनती है, वो प्रिंट होता है, बाद में उसके बाद में हमारे पास आता है। तो उसके पीछे कितने दिन पहले का काम चल रहा है। पेंटिंग का भी यही है। जब कोई पेंटिंग बनती है, किसी म्यूजियम में, किसी एग्जीबिशन में जाती है, उसके पीछे उस आर्टिस्ट की सोच काम करती है। उसके पीछे उनकी हफ्तों का, महीनों का मेहनत होती है उसकी। तो आपने जो मुझसे पूछा है कि कॉमन मैन और आर्टिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कॉमन मैन जो होते हैं उससे बहुत आगे आर्टिस्ट सोचता है, चाहे वो राइटर हो,
चाहे वो पेंटिंग्स का काम करने वाला हो, चाहे स्कल्पचर का काम कर रहा है, तो वो आम लोगों से अलग ज़्यादा सोचता है, इसीलिए वो अलग है। बिल्कुल, ये आम लोगों में एक दुविधा होती है। अच्छा ये बताइए कि आर्टिस्ट आर बॉर्न, ऐसे जो लोग होते हैं ये इनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक होता है, इनबिल्ट होता है कि ये अपना डेवलप करते हैं, आर्ट डेवलप किया जा सकता है? किया जा सकता है कुछ परसेंट। सबसे पहले तो आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे पास पेंटिंग सीखने के लिए आते हैं बहुत से लोग, है ना। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ, पहले तो मैं बच्चे के साथ मैं फ्रेंडली हो जाता हूँ, इंटरेक्ट करते हो आप? हाँ, उसके साथ फ्रेंडली, ताकि उसे घुटन नहीं फील हो, इजी फील कर ले। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पापा के कहने पे पेंटिंग सीखने का मन है कि भी अपना मन है? बोला कि हाँ मेरा ही मन है भी। अगर उसके अंदर, आपके अंदर में मन में कुछ काम करने की इच्छा है ना, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी का काम गुरु का होता है, टीचर का होता है, कि उसको आगे उसके अंदर मान लो कि 5% भी है ना इच्छा, तो उसके आगे कई गुना बढ़ा देता है जो गुरु होता है वो। गुरप्रीत जी, अभी तो ये तो वक्त है, मॉडर्न टाइम है ना, यहाँ पर तो सोशल मीडिया का समय, हर चीज़ का कोच मेंटर अवेलेबल है। पर आज से 50 साल, 100 साल पहले, 200 साल पहले अगर एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं तो जो आर्ट था वो सिर्फ राजघरानों तक सीमित था। जो युवराज थे, राजा के बेटे होते थे, उनकी रानियाँ, जो बच्चे होते थे, उनके पास तक सीमित था। कई छोटे लोग जो होते थे, छोटे लोग का मतलब जो आम कम्युनिटी थी, वो आर्ट को प्राप्त करने के लिए उनको तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती होगी अब एज कम्पेयर टू दिस टाइम। बिल्कुल। तो तब भी तो इतने बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए। आज सब कुछ होने के बावजूद भी आर्टिस्ट इतने ग्रो नहीं कर रहे हैं, या इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं है जितनी कि हम पुराने आर्टिस्ट पिकासो के टाइम की बात करें, उनके तो कोई मेंटर भी नहीं थे, उनके पास तो इनबिल्ट स्किल थे। नहीं, मगर आप एक बात और देखेंगे कि हमारे पिछले आर्टिस्ट जो फेमस आर्टिस्ट हुए हैं, जिसमें अमृता शेरगिल है, कृपाल सिंह आर्टिस्ट हुए हैं हमारे, सरदार शोभा सिंह आर्टिस्ट हुए हैं, बिल्कुल, राइट है। रियल। तो उनके सबके बीच में से एक अमृता शेरगिल जो अमीर घराने की आर्टिस्ट थी, हाँ, वो अमीर घराने से उठी थी, उसके पास सब कुछ सुख सुविधा थी, उनके पास पैसा भी था। मगर जितने आर्टिस्ट बनते हैं ज्यादातर वो मिडिल वर्ग से उठते हैं, हाँ, मध्य वर्ग से होते हैं। तो वो सरदार शोभा सिंह भी मध्य वर्ग से थे, क्योंकि उनके अंदर कुछ करने की, कर गुजरने की इच्छा होती है, तो वो करते हैं। मगर इसके बायर्स जितने होते हैं, पेंटिंग के, आर्ट के जो बायर्स होते हैं, वो हमेशा ही बड़े घरानों के होते हैं। पर माफ करना, मैं आपको रोक रहा हूँ कि आज के टाइम में सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया, लोग रील्स बना रहे हैं, अपने स्किल्स डेवलप करके दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये कहीं झूठी अभिलाषा तो अपनी बच्चों के अंदर वो पूर्ति करने की इच्छा तो नहीं पेरेंट्स की, कि वो आपके सामने लेके आपके बच्चों को खड़ा कर देते हैं, जी इसको पेंटर बना दीजिए, आप इसको स्कल्पचर बनाना सिखा दीजिए, आप इसको इनको ये कराइए। कहीं ये उनकी दबी हुई मंशा तो नहीं है जो वो अपने बच्चों में उसकी पूर्ति करते हैं? देखो, अगर कोई हम अपने बच्चों आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि रियली कि ही और शी इज ए डिजर्विंग स्टूडेंट टू गेट द नॉलेज? मैंने पहले ही आपसे अभी बात की है कि मैं सबसे पहले जज करता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी जज करता हूँ। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ कि उनके अंदर में ये काम करने की इच्छा है नहीं है। मैं शायद आपको पता ही है कि मेरी फैमिली में मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी वाइफ, हम सब ऑलरेडी आर्ट का जो काम करते हैं। मेरे बेटे का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, मेरा 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, बेटी का मेरी का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, मेरी वाइफ का नाम दुनिया की सबसे बड़ी उन्होंने फुलकारी बना दी। तो मैंने उनको चेक किया, मेरी वाइफ को मैंने देखा कि मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ का जो उसका जो था एम्ब्रॉयडरी में, स्टिचिंग में, उसकी मास्टर डिग्री थी। तो मैंने इतनी हेल्प की है उसकी कि उसके अंदर आर्ट कौन सा मैंने फाइंड किया उसको। आई थिंक जो टीचर्स भी होते हैं ना, स्कूल में भी है, प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल में जाते हैं, तो आई थिंक जो टीचर्स का जो बेसिक काम ये होता है कि बच्चों को चेक करें कि उसके अंदर हुनर कौन सा है। पर माफ़ करना कोमल जी, आज की डेट में ना सिर्फ एकेडमिक करिकुलम ले गए हैं। किसी स्कूल में ना तो प्लेग्राउंड है और ना ही कोई स्टेज, ना कोई आर्टिस्टिक वर्क है, नो एग्जीबिशन एट ऑल। आर्ट और स्पोर्ट्स के ऊपर तो टोटल जीरो हो गए।
सारा प्रोस्पेक्टस उनकी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर भरा हुआ है। कितने उसने स्पोर्ट्स में मेडल लिए, कितने उन्होंने पार्टिसिपेशन एग्जीबिशंस की स्कूल ने, कितने उन्होंने स्पोर्ट्स में इवेंट जीते, वो उसका ऊपर कोई निगाह ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा समाज जो एक गलत तरफ नहीं, विदाउट आर्ट योर सोसाइटी नेवर सर्वाइव। नहीं, मैं यहाँ पे भी मैं आपको यही बोलूँगा, आप हमेशा पॉजिटिव लेने की कोशिश कीजिए इसको। मेरे जैसे कि हमारे यहाँ शहर में ही है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी स्पोर्ट्स का काम करवा रहे हैं। हाँ, वो उनके अंदर नहीं, एक दो आप अपने बच्चे को फाइंड कीजिए, उसके अंदर अगर स्पोर्ट्स की स्पिरिट है उसी स्कूल में डालो उसे। जिस स्कूल में ज्यादा स्टडी का जोर दिया जाता है उसको स्टडी वाले बच्चे को उधर डालो। ये तो हमारी भी तो जिम्मेवारी है ना। हाँ। ऐसा तो नहीं है हम ऐसे नेगेटिव नहीं सोचें, हम इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश कीजिए। हम सपोज करो कि हम आर्ट का कॉलेज है, अभी पंजाब में कहाँ पे है, चंडीगढ़ ही जाना पड़ता है ना बच्चों को। किसी ने MFA करनी है, चलो जी BFA करनी है, पहले BFA करते हैं, उसका एंटर टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है ना, तैयारी पंजाब में हो सकती है, मगर अगर किसी ने काम करना है तो उसको मास्टर डिग्री करने के लिए उसको बॉम्बे भी जाना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि अगर आप में इच्छा है तो रास्ते निकलते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो बहाने निकलते हैं। हाँ। तो आई थिंक ये आपको हम सब लोगों को देखना पड़ेगा हमारा बच्चे में क्या आर्ट है। अभी बहुत सी आर्ट तो छुपा नहीं रहता, वो बोलते हैं ना कि खुशबू और आपकी कला जो है वो छुपी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं आप जंगलों में आप गुनगुना रहे हो तो कोई ना आपको सुन लेगा। आप यकीन करोगे, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे सीखने के लिए आते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि सर रात को खाते समय भी, रात को सोते समय भी, सुबह मैंने गैलरी में जाना, आर्ट गैलरी में जाना है, वहाँ पे जाके काम सीखना है, मैंने ये करना है, और रात को बैठे भी ड्राइंग करते रहते हैं। जो बच्चों को सिर्फ यूट्यूब पे देखना है कि वे दूसरों को कैसे बनाते हैं, वो सिर्फ देखते हैं। जो इन्होंने बनाना है वो यूट्यूब नहीं देखते, वो बनाते हैं। सो जिन्होंने काम करना है उसके अंदर से पता चल जाता है, उनके अंदर आर्ट कभी भी छुपा नहीं रहता। अच्छा कोमल जी, आपने कब एक्सप्लोर किया कि आपके अंदर आर्टिस्ट है? आपके ऊपर हम ले लें कि आप व्हेन यू फाइंड यू हैव एन आर्टिस्ट इन यू, आपने कैसे सोचा? मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो मैं छोटी छोटी ड्राइंग्स वगैरह बनाता था। मेरा परिवार, मेरी फैमिली जो है वो भी एक मध्य वर्ग के है ना परिवार है, तो घर में इतना ज़्यादा सुख सहूलत तो नहीं थी। तो मेरे दादी जी घर में कच्ची मिट्टी वगैरह नीचे लिपाई करते थे है ना। तो उसमें से कुछ लिपाई का जो मटेरियल बच गया तो मैंने दीवार पे ऐसे करके छोटा सा बोर्ड बना लिया। अच्छा। उसके ऊपर मैंने पहली बार गुरु अर्जन देव जी की मैंने पेंटिंग बनाई थी, स्केच बनाया वो। डिफिकल्ट काम किया। हाँ, तो वो मैंने बनाया वाटर कलर से बनाया था। जब मैंने वाटर कलर से बनाया तो बारिश आई, वो सारा का सारा खराब हो गया। तो मेरे को दुख हुआ, मैंने यहाँ पे बना क्यों लिया, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि ये हो सकता है। तो फिर उसके बाद में मैंने पेजेस पे ही ड्राइंग वगैरह बनाता रहा। तो धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स को ये मेरे को मना करते थे। पेरेंट्स का अपना अलग सा नजरिया होता है। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि ये पेंटिंग का काम, इसका सेल कहाँ पे होगा, पंजाब में ऐसे है ना। तो वो मेरे को रोकते थे, मगर मैंने कहा कि मैंने तो करना ही है। हालांकि मेरे फादर साहब उनकी वर्कशॉप है, तो वो मेरे को वर्कशॉप में लगाना चाहते थे। मैंने उसका डिप्लोमा भी किया मैंने। ओके। मैंने अपनी वर्कशॉप से रिलेटेड मैंने टर्नर का डिप्लोमा किया, ताकि उनको सुकून मिले कि हाँ भी ठीक है, मेरे पास स्किल है। स्किल मेरा वो है। तो मैं क्या चोरी से मैं ये वाला काम करता था, जिसने वो तो बोलते होंगे कि किस फालतू रास्ते में चल। बिल्कुल। तो तब तक तो मेरे को उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि परेशान भी किया कि ये काम छोड़ दे, मगर मेरी हॉबी ही मेरा प्रोफेशन बन गया। तो मैं उसके बाद में जब मुझे काम मिलना शुरू हो गया तो अभी वो खुश है। अभी मैं खुद सोच रहा हूँ कि हाँ पेरेंट्स उस जगह सही थे, नहीं होते हैं सही। उनको फिक्र होता है कि हाउ ही और शी अर्न मनी एंड वो कैसे अपनी जिंदगी की जो है यात्रा को कैसे वो पूरा करेंगे। दुनिया का कोई भी माँ बाप है वो ये सोचेगा कि मेरे बच्चे पहले से ही वो सेटल कैसे होंगे, उनको फिक्र होता है इसका। वो शायद इसलिए सोचते थे। नहीं, वो एक एक्टर था ना, वो बाई ईयर सफर कर रहे थे, तो उसके साथ में एक बिजनेसमैन बैठा था। उसने कहा कि क्या करते हो, मतलब कि एक्टिंग करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन हम
करते क्या हो, क्या करते क्या हो, है ना। है ना। आर्टिस्ट का ऐसे ही होता है कि अगर आप बोलो ना कि मैं पेंटर हूँ या मैं ये काम करता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, जस्ट मैं मतलब कि पोइट हूँ, मेरे को ठीक है, ये तो हॉबी होगी ना, आप करते क्या हो। जो लोग इसको बहुत इजी समझते हैं, पेंटिंग को समझते हैं कि ये कोई फालतू सा काम है, हाँ, बहुत से लोग समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं ना। आप इसके एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ, सपोज करो मैं आपका पोर्ट्रेट ये वाला बना दिया मैंने सारा। जब मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तब मैंने क्या है उसमें से क्या क्या देखना पड़ेगा। एक हेयर कटिंग वाला आदमी सामने आएगा, पेंटिंग को देखेगा, सबसे पहले वो देखेगा हेयर कटिंग कैसे की है, इसने बनाया कैसे है, हेयर कटिंग का उसने अपना नोटिस कर लेना है। कोई सामने आ गया जिसने जो ड्रेस बनाते हैं, ड्रेसिंग का काम है उनका, जो उन्होंने देखा स्टिचिंग वाले ने, उसने देखना कि इसके कॉलर अच्छे बनाए क्या मैंने, वो उसने देख लेना। राइट है, बिल्कुल। तो मैं एक बार के एक पेंटिंग बना रहा था, उसके अंदर में यहाँ पे बुलेट सी बनी हुई थी, साथ में पूरा पटा, साथ में पिस्टल था उनका। अच्छा, तो जिन्होंने पेंटिंग बनवा रहे थे उन्होंने भी शायद वो सही पहना नहीं हुआ था। ओके, पर आपने जज कर लिया कि ये गलत है, तो गलत तो गलत मैं बना रहा था, हाँ। नहीं मैं बना रहा था उसको जो एज इट, मैं तो कॉपी कर रहा था उसका पोर्ट्रेट, है ना, बना रहा था। तो पोर्ट्रेट भी बड़ा था, 6 फीट का और 4 फीट का था। ओके। तो एक आदमी और आया जिसके पास भी सेम ऐसा पिस्टल था। तो उन्होंने मेरे को बताया, गुरप्रीत बहुत अच्छी पेंटिंग बन रही है, मगर इसका ना जो पहनने का तरीका ठीक नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे कर दे, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो करके दिया, और जिसकी पेंटिंग की थी वो इतना खुश हुए कि यार ये वाली मेरी मिस्टेक थी, आपने ठीक कर दिया। आपने ठीक कर दी। तो आई थिंक पेंटिंग एक रंगों का खेल नहीं है, उसके बीच में आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों बना रहे हो, उसके पीछे बहुत अच्छा होना है, वो देखना पड़ता है। इसमें बहुत सी लाइंस हैं आर्ट के बीच में, बच्चों को जज करते हैं, इसमें कार्टूनिस्ट निकलते हैं, इसमें पोर्ट्रेट की मास्टरी है, हिस्टोरिकल पेंटिंग की है, इसके बनते हैं लैंडस्केप्स हैं। हाँ, लैंडस्केप से बड़ी अच्छी बनती हैं। सो जैसे कि उन्होंने पिकासो ने उन्होंने बिल्कुल मॉडर्न आर्ट में ले गया वो तो, राइट है। सो ये मॉडर्न आर्ट और ये कंटेम्प्रेरी आर्ट में क्या फ़र्क होता है? कई लोग बोलते हैं कि आधी तिरछी लाइनें हैं, ये मॉडर्न आर्ट है, करोड़ों में बिक रही हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? आम आदमी उस पर क्या चीज़ ढूंढता है? एक कलर कॉम्बिनेशन, ट्रायंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, वो क्या वो सब, और उसके साथ माफ करना रोक रहा हूँ कि वो जो पेंटर होता है वो साथ में खड़ा होकर एलेबोरेट कर रहा होता है। ऐसी क्यों, जैसे पिक्चर्स हैं, हम देख रहे हैं पिक्चर्स हैं, कोई टेम्पल है, कोई लैंडस्केप, वो सब कुछ नज़र आ रहा है और उसका थिंग भी नजर आ रहा है। मॉडर्न आर्ट में ऐसी क्या चीज़ होती है कि एज ए कॉमन मैन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ है, पर साथ में लोग दर्शक है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो पेंटर है वो साथ में खड़े होकर देखो जी इसका मतलब ये है, येलो कलर जो डिनोट करते हैं सन है, ये ब्लू लाइन जो है ये रिवर है, लाइफ है, ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी चीज अगर एलेबोरेट करनी पड़े तो ये इसको मॉडर्न आर्ट कहेंगे कि इसकी कुछ क्या खूबियां हैं, क्यों लोग मॉडर्न आर्ट को प्रेफर करते हैं? क्या ये सिंपल है इसलिए कि डिफिकल्ट है इसलिए? मॉडर्न आर्ट और कॉन्टेम्प्रेरी जो आर्ट उसकी बात कर रहे हैं, तो जैसे एक नॉवल है, नॉवल के कितने पेजेस हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन कितने हैं, उसकी लिमिटेशन कुछ नहीं है। उसके पैरेलल एक चीज देखो कि मिनी स्टोरी होती है, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। शॉर्ट स्टोरीज 2 लाइन की भी होती हैं, 3 लाइन की भी, 4 की। उसने बहुत शॉर्ट करके बोल देना, बड़ा सा मैसेज छोटे में देना उसने। तो सेम ही है आई थिंक ये नॉवल और मिनी स्टोरी का जो है, क्या होता है कि हम रियलिस्टिक वर्क करते हैं तो पोर्ट्रेट में उसमें एक एक बाल भी, उसकी आईज में भी एक एक चीज बना लेते हैं, मगर दूसरे पासे देख लेते हैं तो मॉडर्न आर्ट वो कुछ समय में बन जाता है, उसमें उसके पीछे थॉट ही काम करता है। कुछ समय में महीने लग जाते हैं, बोलता कि ये मेरी जो वर्क है पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा लग गया। इसके लिए मैं एक M.F. हुसैन जी हैं, उनकी मॉडर्न आर्ट का स्कल्पचर है। मैं आपको एक इसका एक जोक भरी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ, फनी सी है ना। एक एग्जीबिशन में हम लोग गए, वहाँ पे एक पोर्ट्रेट एक पेंटिंग पड़ी थी, मॉडर्न आर्ट की थी। तो उस आर्टिस्ट ने उसके ऊपर नाम नहीं लिखा था। मेरे दोस्त थे, मैं छोटा था काफ़ी वहाँ पे उस समय, है ना। मेरे को उतना ज़्यादा आर्ट में सीख ही रहा था भाई। तो वो मेरे साथ में जो आर्टिस्ट है उसने क्या किया है कि यार मेरे को ना ये उल्टी लग रही है पेंटिंग,
ओह माय गॉड। यार मेरे को लगता है ये ना ऐसे ठीक होगी, उसने नाम नहीं लिखा तो उसने क्या किया, उसको घुमा के रख दिया, उल्टा दिया उसको, है ना। तो थोड़ी देर बाद में हम लोग फिर वहां से गुजरे तो वो पेंटिंग फिर ऐसी हुई थी। तो तभी उन्होंने बोला कि यार हाँ मेरे को अभी पता चला कि आर्टिस्ट पेंटिंग के पीछे नाम क्यों लिखते हैं, ताकि पता चल सके सीधी उल्टी कौन सी है। हाँ, तो हमें बहुत वो फनी सी मोमेंट थी, बड़ी अच्छी लगी। चलो इसके बीच में ये एक जोक बन गया, मगर मॉडर्न आर्ट का ये बात सच है कि उसकी कई बार नहीं समझ आती। इसमें एक फायदा भी होता है कि जितनी बार उसको देखोगे आप थोड़ा सा उसे माइंड लगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अच्छी वैल्यू है, मार्केट है इसकी। मॉडर्न आर्ट से पूछ के देखो जो मॉडर्न आर्ट का काम करते हैं, मगर फिर भी लॉन्ग टाइम तक जो चलती हैं हमारी, आज से बहुत पुरानी पेंटिंग्स जो है, जैसे कि मोनालिसा देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है, ज़्यादा फेमस होंगी तो इसमें से निकलेंगी सारी। मोनालिसा की पेंटिंग है, नेपोलियन बोनापार्ट है उसकी, है ना, एल.एफ. डेविड की है, बड़ी अच्छी है पेंटिंग। तो कोमल जी आपका स्पेसिफिक फील्ड क्या है? आपका बेस्ट जो फील्ड है, आप पेंटिंग में हो, आप स्कल्पचर्स बनाते हो, है ना, आप मूर्ति जो है कला में भी निपुण हो, ठीक है ना, आप क्या कैलीग्राफी भी है, आपने टेम्पल्स में आपने काम किया है, आप हर तरह का जो आर्ट वर्क, ग्लास वर्क भी कर लेते हो, और अपना कपड़े के ऊपर, आपके कैनवस के ऊपर, आप दीवारों पर, जमीन पर, एवरीवेयर आर्ट की कोई भी फॉर्म हो आपके लिए इजी है। पर बेस्ट जो आपके लिए क्या है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सोचो कि मेरा ये बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें निकलती है? मैं पोर्ट्रेट्स बनाने में बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा। हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हैं, जैसे सिखिज्म पे मैं काम करता हूँ, उसके लिए काफ़ी वर्कशॉप्स लगी हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमें 3-4 बार मुझे वहाँ पे मौका मिला। दमदमा साहब पे भी जाके काम करके आए हम लोग। तो पेंटिंग्स जो हैं, हिस्टोरिकल पेंटिंग और जो पोर्ट्रेट्स हैं, उससे वो हमें काम मिलता है। जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होंगे, वो अपनी हॉबी के साथ साथ अगर उसने प्रोफेशनल बनना है तो उसको कस्टमर के हिसाब से काम करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, जो कस्टमर डिमांड करता है, उन्होंने बोला है कि हमें पेंसिल स्केच चाहिए, तो हाँ भाई देना पड़ेगा। अगर आपको वाटर कलर का काम करवाना है उन्होंने, तो वाटर कलर देना पड़ेगा। अगर ऑयल पेंटिंग करनी है तो ऑयल पेंटिंग की बहुत लाइफ है, बहुत ज़्यादा लाइफ है इसकी। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मोनालिसा देखो कितने सालों पुरानी पेंटिंग है, आज भी उसकी पेंटिंग वो वॉशेबल होती है, बढ़िया आती है, कोई बात नहीं है। आप अपने लिए भी काम करते हो? हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ, क्यों नहीं करता है। अपने लिए जो मैं अपनी रूह की खुराक जैसे कि बोलते हैं कि हाँ मेरे को फ्री टाइम में मैं वर्कशॉप में गया, आपने है ना गैलरी में गया तो अब मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। उसमें उस समय मैं ज़्यादातर मैं पेंसिल स्केच बनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। पेंसिल स्केचिंग में अच्छा है मेरा काम, है ना। तो मैं वो खुशकिस्मत आर्टिस्ट हूँ जिसका शौक ही प्रोफेशनल बना हुआ। मेरी हॉबी ही प्रोफेशनल। मैं काम करते समय भी उसको एंजॉय करता हूँ, अगर मैं फ्री में बैठा हूँ तब भी मैं काम करता हूँ। मैं घर पे आता हूँ, मेरी फैमिली के बीच में बैठता हूँ, तब भी मेरा आर्टिस्टिक माहौल होता है यहाँ पे। तो मुझे ये फुल टाइम पे मेरे को एनर्जी मिलती है इस काम की। वो तो ठीक है, पर कोमल जी ये बताइए कि जब आप गैलरी में बैठे हो, आपका मन करता है मैं कुछ करूं, तो आपको आइडिया कैसे आता है कि एक लैंडस्केप बनाना है, एक पोर्ट्रेट बनाना है, एक फिगर्स कैसे, एक आकृतियां कैसे आती हैं आपके दिमाग में, और उसको वो आप लाइन, उसको कलर की शेप देना, ये कैसे आप पॉसिबल कर लेते हो? क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना, मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू, अपनी वार्तालाप से पहले बात की थी कि मेरे पास एलेबोरेशन नहीं है। एलेबोरेशन का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को एलेबरेट कर दूँ, मैं अपने बेटे को भी एलेबरेट कर दूँ, या अपनी बेटी को एलेबरेट करूँ, अपनी वाइफ को, जिसको मैं अक्सर डेली देखता हूँ, कि मैं बोलूँ कि कोमल जी आप मैं एक चीज़ ड्रॉ कर दीजिए, उसकी आंखें ऐसी हैं ऐसी हैं, मैं एलेबोरेट भी नहीं कर सकता। लेकिन आप उसको देख कर जस्ट एक व्यू लेते हो, बनाते हो, व्यू लेते हो, बनाते हो। आप हूबहू वो चीज़ें कैसे आप दिमाग में स्कैन हो जाती हैं, और स्कैन के बाद वो हाथों से कैसे निकलती हैं, दिमाग से, आंखों से दिमाग से, और दिमाग से फिंगर्स में, वो कैसे आ जाती हैं चीज़ें? आर्टिस्ट को हमेशा स्टडी करनी पड़ती है। हमेशा स्टडी का मतलब है, अगर हम लोग बस पे जा रहे हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो हम लोग देखते हैं कि यार उसका फेस कैसा है, उसका नोज कैसा है, उसको देखते हैं। कई बार डर भी होता है कि सामने वाला बैठा है देख भी ना ले, वो सोचे कि ये मेरे को देख क्यों रहा है, क्यों घूर रहा है, मेरे को देख क्यों रहा है।
एक्चुअली क्या है कि देखो रिजेम्बलेंस जो है ना वो उसकी पकड़ करता है हाँ आर्टिस्ट, हाँ हाँ है ना। हर किसी के दो ही आंखें होती हैं, दो ही कान होते हैं, नाक होता है ना, मगर फिर भी वो अलग क्यों है दूसरों से, है ना। हम देख के फटाफट बोल देते हैं कि ये प्रितपाल सिंह जी हैं, बिल्कुल। ये उनका बेटा है, तो उनके फीचर्स तो जो क्वांटिटी वाइज सेम ही होते हैं, हाँ मगर उसकी अलग से पहचान होती है। नहीं, आम आदमी नहीं कर सकता। वो माफ आर्टिस्ट कीजिए, हाँ। आप जैसे इजीली बोल रहे हो ना, मेरे लिए उसको समझना भी इजी नहीं है। देखो आर्टिस्ट को वहां तक जाना पड़ता है, मैंने पहले ही बोला ना, उसको अभ्यास करना पड़ता है। आपकी आंखों के बारे में, आपका नोज है कैसे है, तो ये सब चलता है। मैं जब कोई कार्टून्स बनाना है, जब कोई पेंटिंग बनानी है, उसके बारे में पहले सोचते हैं हमने बनाना है। जो भक्त नामदेव जी बनाने हैं वो कैसे होंगे, किस युग में जिए थे वो, कैसे कैसे उनको उनकी परिस्थितियाँ क्या थी, उसको इमेजिन करता है फिर आर्टिस्ट। तो उस जीवन को वो जीता है। तो गुरु नानक देव जी कैसे होंगे, उन्होंने इतनी 4 उदासियां की, कितनी दूर तक पैदल चले, जो पैदल आपने देखो वो टाइम पीरियड नहीं देखा, वो विलेज नहीं देखे गुरु नानक के। गुरु नानक जी जा रहे हैं बाला मर्दाना के साथ, वो गांव से जा रहे हैं, कच्चा रास्ता है, पीछे पहाड़ है, गांव का सीन है। हालांकि आप वहां पर है नहीं हो, ना आपने वो सीन देखा है, ना आप उस काल में थे। वो आंखें बंद करके उस काल में पहुंच जाना, वो सारा ऐसे महसूस करना कि वो गुरुजी जा रहे हैं। वहीं पे तो हमें स्टडी भी तो काम करती है ना। हमें पंजाब का कल्चर पता चलता है। हमें कब बोलोगे यार राजस्थान की बात कर रहे हो, तो वहां पे हमें पता है कि राजस्थान में क्या होगा। हाँ, कैमल्स होंगे, सैंड होगी, गुरुजी जा रहे हैं, पता चल रहा है ना। तो कोस्टल एरिया में जा रहे हैं, समुद्र और नारियल के दरख्त हैं। हाँ, और दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली का माहौल। सो हमारी वो स्टडी भी तो काम करती है ना उसमें। सो मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूँ जो पेंटिंग का काम करते हैं, उनको बोलता हूँ कि स्टडी जरूर आप करो, स्टडी आपकी होनी चाहिए। अगर स्टडी करोगे, सपोज करोगे हम गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की हिस्ट्री आप बनाना चाहते हैं, तो जब तक जितनी देर तक मेरे को 4 साहिबजादों की उनकी हिस्ट्री नहीं पता है, गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र ही 40 साल थी। अगर मैं वो ये स्टडी नहीं करूंगा कि 40 साल ही मैं यूं ही बनाने बैठ जाऊं, मैं उनको वृद्ध अवस्था में बना के दे रख दूं, तो कौन पेंटिंग को उसको सही बोलेगा? नहीं ना। तो हमें उसकी स्टडी रेलेवेंट होनी चाहिए पिक्चर, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द वो लोकेशन। जैसे आपने बताया कि एक पेंटिंग थी कि मच्छीवाड़े के जो जंगल थे, जब वो सिख अपने गुरु गोबिंद सिंह जी ने, तो वो सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, बिल्कुल, तो वो एलेबोरेट करना, जंगल का सीन है, रात का समय, शरीर जख्मी है, ठीक है ना, वो चीज़ को महसूस करना, मुंह के अंदर दर्द है, फेस पे दर्द महसूस हो रहा है, रिग्रेशन है, कुछ ना कुछ, वो सारी चीज़ों को महसूस करना, और गुरु की पावर को भी फेस पे दिखाना कि वो निराश नहीं है। ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके आना। मोनालिसा की स्माइल, पता नहीं वो स्माइल कर रही है कि वो टेंस, उसकी आंखें, कुछ ना कुछ तो है ना कि एक आर्टिस्ट ने एक चेहरे पे कितने एक्सप्रेशन लेके आए हैं। हाँ, मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक बात बताऊं मैं कि जो जीसस क्राइस्ट की मदर थी, मदर मैरी, हाँ, है ना, मैरी, तो जब उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता है जीसस क्राइस्ट को, उसके बाद में उनकी जो डेड बॉडी होती है, तो मदर मैरी की गोद में उनको रखा जाता है। अच्छा, तो उसका सीन बनाना था एक आर्टिस्ट ने। ये पुराने आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, बहुत पुराने। तो हिस्ट्री में वो लिखा आता है कि जब उसकी गोद में उनकी बॉडी दिखाई हुई है, तो मदर मैरी को क्या क्या दिखाना है, उनके फेस में क्या होना चाहिए? दर्द होना चाहिए, शांत होना चाहिए फेस, कैसा होना चाहिए? तो उस आर्टिस्ट ने इतनी उसकी स्टडी की, स्ट्रगल की, वो गरीब लोगों के घरों में जाना शुरू किया उसने। वहाँ पे गया, गरीब घरों के अंदर जा के देखा कि यार कैसा होगा वो फेस। इतना सोचा, उनको बिल्कुल एक ऐसा फेस उसे दिखाई दिया। तो उसके बाद में बनाया, वो बहुत फेमस है, उसका स्कल्पचर बना हुआ है, वो आर्टिस्ट का पेंटिंग देखने वाली है। तो उसके बीच में जो उसकी मदर का, बिल्कुल ना तो उनके फेस पे शिकन है, कोई दुख नहीं है, फेस बिल्कुल शांत, समझे? तो ऐसी चीजें मास्टरपीस बन जाती हैं। वो मास्टरपीस बनती है। तो जब स्टडी करके काम करेंगे हम लोग, तो
आप जरा ये सोचिए, जब गुरु गोबिंद सिंह जी की मैं अभी बात कर रहे थे, गुरु गोबिंद सिंह जी माशीवड़ के जंगलों में जब वहाँ पे थे, वहाँ पे अकेले थे, इतने दर्द, इतने जख्म थे सही बात उनके, है ना, उसके बावजूद भी वहाँ पे उठे, उन्होंने औरंगजेब को जफरनामा लिखा। हाँ हाँ, आपने बात की थी। जब वो जफरनामा औरंगजेब के पास पहुंचा, उनके शब्दों में इतनी ताकत थी, गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्दों में, जफरनामे में। औरंगजेब बीमार पड़ गया, उसके बाद में वो खड़ा नहीं हो पाया, उसकी डेथ हुई उसके बाद में। तो ये होता है आर्ट, शब्दों का आर्ट, शब्दों का, लिखने का आर्ट, लिखने का आर्ट, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास था। हमारे गुरु जी कितनी भाषाएं जानते थे, ठीक है। 40 साल की उम्र में उन्होंने कितनी जंगें लड़ी हैं, कितनी उन्होंने भाषाएं उनको आती। शब्द तो उतने ही है, वरना वरना जो वर्ण है हमारे शब्द आए है ना, वोकैबुलरी में कितने शब्द हैं आपने जैसे कि बताया। पंजाबी में हमारे 35 अक्षर ही हैं, हाँ सिर्फ हाँ, 35 अक्षरों से कितनी गुरबानी लिखी, गुरबानी लिखी गई उसी से बड़े बड़े नावल बन जाते हैं, उसी से दिल को चीर देने वाले शब्द भी बन जाते हैं, गाली भी निकल जाती, गाली भी बन जाती उसी शब्दों में से। ये आप पे डिपेंड करता है उससे क्या बनाना है। बिल्कुल, जो आप बनाओगे वही आर्ट है। कुदरत ने तो आपको सभी रिसोर्सेज दिए हैं, आप उसका कैसे दोहन इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। जिसने उसका सदुपयोग कर लिया, उसका इस्तेमाल सही कर लिया, वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है। दैट्स इट, यही कला है। बस एक बात मैंने देखी है कि आर्टिस्ट पे आप रिलाई कर सकते हो, इसीलिए बोलते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो बड़ा फेयर होता है, वो कोमल होता है, जैसे आपका अच्छा, आपका कोमल नाम का याद आ गया कि कोमल क्यों कहते हैं आपको? मेरे एक दोस्त हैं, वो इस टाइम इंग्लैंड में है, वो ओके, उनका नाम निर्मल सिंह है, मेरे फ्रेंड थे वो, है ना। तो जब मेरा नाम गुरप्रीत था, मैं स्कूल में जाता था, कहीं पे भी जब स्टडी में जाता था, तो मेरे साथ साथ इर्द गिर्द गुरप्रीत बहुत नाम ओके, इसलिए उसको कॉमन कर लिया, बहुत कॉमन नाम था, है ना, कॉमन था। तो उसके बाद में मेरे को वो बोले कि यार तू आर्टिस्ट का काम करना चाहता, तो अपने नाम पे कोमल लगा दे। ओके, तो मैंने वो लगाना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि यही कहना चाहता था कि जो आर्टिस्ट होता है वो रियली दिल का कोमल होता है, उसमें के अंदर कोई क्रिमिनल फीलिंग नहीं होती, वो शांत होता है, वो पैसिफाई करता है, हर चीज़ को जज करता है, ऑब्जर्व करता है। मैंने ऐसा अभी तक कोई आदमी नहीं देखा को जो आर्टिस्ट हो और क्रिमिनल बैकग्राउंड हो उसकी, या उसकी थॉट भी गलत हो, उसकी निगाह भी गलत हो, वो करेक्टर वाइज गलत हो, वो कोई लोगों के साथ ठगी कर रहा हो, नेवर। क्रिमिनल कभी आर्टिस्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये भी कह लो, उल्टा इसका ले लो कि क्रिमिनल का भी आर्टिस्ट ही नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी विजन ही नहीं बनेगी, और आर्टिस्ट कभी क्राइम नहीं कर सकता। तो जो लोग आर्ट के साथ जुड़ जाते हैं, पेंटिंग के साथ जुड़ जाते हैं, लिखने के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग किताबें पढ़ते हैं, जो लिखते नहीं कभी, अच्छे वो दर्शक हैं, उनके पाठक अच्छे हैं, वो भी उनका दिल भी बड़ा कोमल होगा। बिल्कुल, जो आर्ट लवर हैं, बिल्कुल आर्ट सही बात लवर्स है। जो होंगे, जो किताबों को पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं। वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, बड़ा अच्छा, आप जब पूरा एक आपका शेड्यूल होता है दिन का, फैमिली को समय देते हो आप? हाँ, कि कितना टाइम आप अपनी वर्कशॉप में, गैलरी में रहते हो और घर में डिफरेंशिएशन है कितना क्या? मैं ज़्यादातर, मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही होती है, गैलरी में आ जाते हैं वो, और मैं घर पे अगर चला जाता हूँ तब भी वहाँ पे आर्ट की ही बात होती है। मेरे पास कोई पेंटिंग का काम आया, मैं वाइफ से बोलता हूँ ये वाली पेंटिंग बनाई है हमने, ये किया हुआ है, अभी ये काम करना है। कई बार मेरे साथ में काम भी करवाते हैं। ओके, हाँ, आर्टिस्ट हमने बताया कि सारी फैमिली आर्ट से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तब गुरप्रीत जी ये बताइए, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई आप स्टक कर जाते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाती, क्या प्रॉब्लम आती कि आपका हाथ रुक जाता है? आप पेंटिंग बना रहे हो, है ना, चाहे वो आपको किसी ने गिवन जॉब है, चाहे वो अपने मन से कोई चीज़ बना रहे हो, आपके हाथ कई बार रुकते तो होंगे ना, कई बार रुकते हैं, अक्सर रुकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने स्पेसिफिक कर दिया वो लगातार वो स्पॉन्टेनियसली वो काम चल रहा है। किस चीज़ पे जाके आपके हाथ रुक जाते हैं? आप एक मान लो एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, एक लैंडस्केप बना रहे हो, हाथ रुक गया, क्या कारण होता है वो? कारण आपकी जो कंसंट्रेशन बचा, बाई चांस कुछ डिस्टरबेंस हो गई। जो इंसान है वो, उसका हमेशा मन, मूड, वो
हमेशा ऐसे नहीं ऐसा होगा कि इक्वल ये नहीं काम ही रहता, कर रहा, इक्वल नहीं एक रहता, जैसा नहीं रहता, हाँ हाँ, एक जैसा नहीं है ना। रहता, हाँ। तो मशीन है, आर्टिस्ट और मशीन में डिफरेंस है। तो मशीन अलग से काम करती है, आर्टिस्ट ने उसके मूड पे डिपेंड करता है। म्यूज़िक बहुत अच्छी थेरेपी है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो म्यूज़िक को सुनो। अगर कई बार मेरा मन करता है काम में मैं रुक जाता हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, अच्छा लगता है वो हाँ, म्यूज़िक। अगर जैसे आप कोई लैंडस्केप बना रहे हो तो आपका मन हो गया कि नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट सो हाई, फीलिंग सो हाई, आप लो फील कर रहे हो, तो भी आपने कोई म्यूजिक सुन लिया तो आप बूस्टअप हो जाते हो, तो फिर पेंटिंग ब्रश आ पेंसिल आ जाती है। अपने आप को मतलब आपने उस माहौल के हिसाब से काम करना है। आप देखो कि आपका मूड कैसा है। कई बार मैं पेंटिंग बनाता बनाता बीच में छोड़ के बाहर चला जाता हूँ, घूम फिर के फिर आके काम कर लेता हूँ, ऐसा होता है। तो अपना गुरप्रीत जी आप बताइए कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है, पास्ट में देखें या अभी जो प्रेजेंट है, कि अगर जिससे आप प्रेरणा लेते हो, आप कहते हो कि नहीं रियली ही और शी इज ए गुड इन हिज वर्क, इन मास्टर है वो, पास्ट में अगर बात हिस्ट्री में जाए तो? सिख हिस्ट्री में सरदार कृपाल सिंह आर्टिस्ट है, जो सबसे पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबसे पहले आर्टिस्ट थे। म्यूजियम शुरुआत उन्होंने की थी। अच्छा, जो सिख म्यूजियम है सिख अमृतसर म्यूजियम दरबार में साहब सबसे पहले कृपाल सिंह। उन्होंने जितनी पेंटिंग्स बनाई हैं वो बिल्कुल ऐसे बैक पे ले जाते थे, ऐसे लग रहा था कि उस समय में जाके उन्होंने बनाई है पेंटिंग। हालांकि उस समय इंटरनेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो उनके वन स्ट्रोक में भी काम बहुत अच्छा, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो और प्रेजेंट डे में आज बहुत से आर्टिस्ट हैं, बड़े आपकी अच्छे फील्ड काम कर रहे पेंटिंग हैं। है तो मैं पेंटिंग ही पूछूंगा, बेस्ट पेंटर अभी के टाइम में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, तो अभी के टाइम में कौन सा आपका पेंटर बेस्ट है जो आर्ट में है अभी? दिल्ली के हैं आर्टिस्ट, शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छा। काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो एग्जीबिशंस वगैरह चलती रहती हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। यहाँ पे भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन्होंने कई वर्कशॉप्स लगाई हैं, हम लोग काफ़ी आर्टिस्ट अच्छा काम करते हैं वहाँ पे। विजेंद्र शर्मा जी आर्टिस्ट हैं वहाँ के, है ना, दिल्ली तो के। सर ये आप ना बातों में बात नहीं करने की, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी से आप मिलते रहते हो, आपका क्या कोई एसोसिएशन है आपकी पर्सनल, कि आप बाई फोन का बात हो जाती है, ऐसी कोई क्लब को मीटिंग्स होती होगी, एग्जीबिशंस में आप जाते हो वहाँ पर आप मिलते हो, अपने शेयर करते हो आइडियाज़ वगैरह? हम लोग यहाँ पे कई बार हम खुद भी एग्जीबिशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ ललित कला एकेडमी की मोगा में हमने लगाई थी एग्जीबिशन तब भी, तो उसमें कम से कम मैंने छोटे छोटे बच्चों को, आर्टिस्टों को, उनको लेके आया मैं कि ताकि काम कर सकें। बठिंडा में हर साल लगती है वो सरदार शोभा सिंह मेमोरियल, वो है वहाँ पे, है ना। माफ़ कीजिए कोमल जी, मैं आपके बड़े दुख से कहता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में तो कला जिंदा है अभी, थिएटर बोलो और ड्रामा बोलो, स्टेज बोलो, जैसे एग्जीबिशंस बोलो, लेकिन जो छोटे शहर है ना वहाँ पर आप एग्जीबिशन की तो आप सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे शहरों में आप नाटक, ड्रामा, स्टेज परफॉर्मेंस की सोच ही नहीं सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो आर्टिस्ट हैं वो घर तक सीमित रह गए हैं, या उनकी वो प्रोफेशनली हो गए हैं कि जो काम आया तो वो काम करके दे रहे हैं अपनी, जैसे आपने आपके पास कोई काम आया तो वो तो आपके पास एक ऑर्डर है, आपने वो डिलीवर कर दिया, आप उसकी एग्जीबिशन नहीं लगा सकते, उसकी प्रॉपर्टी है जिसने काम दिया है। एग्जीबिशन तो आप उसी की लगाओगे ना जो काम आपका है, आपका प्योर जो आपका काम है। मान लो आपने एक साल में 15, 20, 25, 30 अपने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, तो उसी को तो आप एग्जिबिट करोगे ना। तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आदमी काम भी क्यों करे? नहीं, ऐसा है कि काम तो करना ही पड़ेगा, आप प्रैक्टिस के लिए भी काम करना पड़ेगा आपको, अपने करते के हैं लिए फिर भी। उसकी वो रिगार्ड नहीं मिलता ना। आपके पास इतने, मैंने देखा कि इतनी पेंटिंग्स हैं कि अगर उसकी एग्जीबिशन लगे तो पता चले कि गुरप्रीत सिंह कोमल भी कोई चीज़ है, ठीक नहीं। पर कई लोग तो हैं जो इस फील्ड में आपको अच्छी तरह से जानते हैं, इंटरनेशनली और नेशनल भी। इंडिया लेवल में आप काफ़ी मशहूर हो, इंडिया गॉट टैलेंट में भी आपको देख चुके हैं लोग, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, अनगिनत रिकॉर्ड हैं आपके नाम पर। तो कहने का मतलब कि आपके अंदर तो इच्छा होगी ना कि मेरे शहर के लोग मेरे को जाने, सारा इंडिया जानता है लेकिन शहर छोटा है पर एग्जीबिशन नहीं लगती। जैसे आप अगर दिल्ली में हो, अगर आप बेंगलोर में हो, अगर आप मुंबई में रहते हो, तो देयर आर सो मेनी वेज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, और आपका वर्क दिखाने के लिए बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है।
पर छोटे शहर में आपकी बात नहीं, और भी हैं जिनके अंदर इतने एसेट्स नहीं है, इतने पावर नहीं, समर्थ नहीं है। तो सरकार को चाहिए नहीं है कि हर स्टेट में डिपार्टमेंट बने हुए हैं आर्ट एंड कल्चर अफेयर, है ना, नाम से अच्छा लगता है, पता नहीं कितना काम कर रहे हैं वो, ठीक नहीं, पर काम कुछ नहीं हो रहा। हर मिनिस्ट्री में, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लीजिए, स्टेट का ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट होता है। तो मेरे हिसाब से उनको भी चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशंस वो परफॉर्म कराएं, है ना, आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए। नहीं, सभी अपनी अपनी जगह पे हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। आर्टिस्ट खुद भी लगाते हैं एग्जीबिशंस वगैरह, हाँ, वो लगाते प्राइवेट हैं, है ना? तौर पे लगाते वो अपने हैं। तौर पे लगा लेते हैं। मकसद लोगों तक पहुंचना है, लोगों को पता चले कि हमारा आर्ट है। और अभी तो और भी सोशल मीडिया पे हम लोग इजी हो गया है अभी। मुझे बहुत सोशल मीडिया से बहुत काम मिलता है। मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पेजेस बने हुए, वहाँ पे मुझसे मैंने वो देखा था contact कर आपने लेते हैं। एक पिक्चर बनाई थी, ओनली आई थी उसमें, हाँ, एक आंख की फोटो थी, बिल्कुल। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। उसमें जो आपका जो है ना, वो रिफ्लेक्शन आ रही थी आईज में, वो इतना लग रहा, अच्छा लग रहा है जैसे रियल वो होती आंख होती है, बिल्कुल। काफी कमेंट्स आए थे। आंख बहुत कुछ बोलती है। आपकी आंख, एक आंख को क्लोज करके उसको देखो तो उसमें आपको लैंडस्केप नजर आएगा, उसमें आपको सामने रिफ्लेक्शन जो नजर आती है। आंख बहुत कुछ बोलती है। अच्छा, ऐसे अभी बात निकल आई कि आप किसी को देखते हो, आपके उसके बॉडी लैंग्वेज को देखते हो, एक्सप्रेशन को देखते हो, कहीं आप लोगों को पकड़ तो नहीं थे, ये आदमी चालाक है, ये चुस्त है, ये खतरनाक है? क्या किसी को ओवर जज कर लेना आप एक एक्टिविटी नहीं है? नहीं, एक जजमेंट तो बन जाती है, जैसे आपने कहा कि मैं आपके आंख को देख के बता सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है। नहीं, कुछ ऐसा, ऐसे मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपके दिल में नहीं, क्या है। दिल में कैसा आदमी मैं है। आपके आंख की ड्राइंग बता सकता हूँ। आपकी ड्राइंग की ये शेप है, उसके बीच में ये नजर आ रहा है मेरे को, यहाँ पे नीचे डॉट नजर आ रहा है, वहाँ पे व्हाइट नजर आ रहा है, ब्लैक कहाँ पे है, ब्राउन कहाँ पे है, ये मेरी ड्राइंग का विषय है, ये राइट है। तो मैं उसके फेस को जज नहीं कर सकता, आंखों के नहीं, बीच फेस की जजमेंट कोमल जी ऐसे हो जाती है ना, जैसे आप डिफरेंट फील्ड, आप रिक्शा वाले को देख रहे हो, ऑटो वाले को देख रहे हो, एक मीट शॉप ऑनर है, एक वेजिटेबल बेचने वाला है, करुणा फेस पे आती है, दया फेस पे आती है। आप एक भिखारी को देख रहे हो, ठीक है ना, एक आप पॉलिटिशियन को देख रहे हो, एक पुलिस ऑफिसर को देख रहे हो, सारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो आप अच्छी तरह आप छुप नहीं सकते, ये आपको पता है, आप देख लेते हो कि ये एक्सप्रेशंस प्यार वाले हैं, ये बनावटी एक्सप्रेशंस हैं। एक कलाकार अच्छी तरह से पहचानता है उसके सामने जो आदमी बन रहा है कि वो नेचुरल है, कि इसके जो मसल्स हैं ये आर्टिफिशियली ग्रो कर रहा है, होता है। प्रितपाल जी, माना कि हम छोटे से कलाकार हैं, मगर लोग अपने अंदर बात छुपाने के बड़े कलाकार हैं। इससे बड़े कलाकार वो उससे बड़े वो दिखाते कुछ हो रहा है, मन में कुछ हो रहा है, आप जज नहीं कर सकते। तो मैंने पहले बोला है, कलाकारों से भरी हुई है दुनिया। किसी में कोई कला है, किसी में कोई कला है। तो आपका पावर पॉइंट क्या है? आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? मेरा घर में माहौल ही इतना ऐसा अच्छा है। मैं आर्ट से मुझे बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट बन जाता है। मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ, है ना। तो एनर्जी तो अपने आप मन करता है कि हाँ आज काम करना है, तो फिर मैं काम में जुड़ जाते हैं, बस ऐसा चलता रहता है जी। बहुत जैसे आपके ऊपर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई प्रोजेक्ट आ गया है ना, किसी ने आपको दिया या आपके पास ऐसे आ गया कि मैंने ये काम करना है। मैंने सुना था आप एक अफ्रीका नैरोबी भी गए थे, एक गुरुद्वारा था, टेम्पल, सिख टेम्पल था, उसकी रूफ जो टॉम था, उसकी जो गुंबद होता है, उसके अंदर आपने गोल्डन वर्क और डिफरेंट काम किया। जब आप प्रोजेक्ट आता है तो उसमें आप अपना भी डालते हो, खुद का भी डालते हो, कि जो कुछ होता है उसी की वो आप ड्रॉ करते हो कि जो रिक्वायरमेंट है। आर्टिस्ट काम करता है, आर्टिस्ट जब को उसको पे किया जाता है तो क्या वो अपनी क्रिएटिविटी भी साथ रखता है? मेरे ख्याल तो उसको हायर ही इसलिए किया जाता है कि वो उसका प्लस करके दे। नहीं, मेरे पास ऐसा है कि जो मैं पहले आपको आपने क्वेश्चन किया जो है ना, कि मैं अफ्रीका में गया था, 2014 में गया था वहाँ पे नैरोबी। तो हाँ, नैरोबी मैंने मैकिंडो साहब में गया था, गुरुद्वारा में, है ना। तो वो 50 साल पुरानी करीब वो जो थी वो छत उसकी, है ना, तो उसको मैंने रिस्टोर किया था।
उसमें ग्लास का काम था, मिरर का काम था, उसके बीच में गोल्ड का काम था, उसको नक्काशी आर्ट बोलते हैं। वो नक्काशी आर्ट का मैं वहाँ पे काम करके आया, उसको रिस्टोर किया मैंने। उसके साथ साथ में नीचे उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ और नया कर दो, तो वो मैंने अपने आप काम कर अब वो दिया। नया स्ट्रक्चर था। हाँ, वो क्रिएटिविटी वो मैंने काम कर दी, वो जो मैंने, तो जो हमें कस्टमर की डिमांड होती है उसमें से हम सबसे पहले उनकी चॉइस पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उसमें मैं अपना क्या बेस्ट डाल सकता हूँ, तो हम वो तो मिलके उसको अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो यही आर्टिस्ट का काम होना चाहिए। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो कि राइट और रॉन्ग? जैसे आपने कुछ चीज़ बना दी, एनालिसिस करने वाला कौन होता है उस टाइम? आप ही होते हो ना? जैसे आप गैलरी में एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, ठीक है ना, किसी ने अपनी फोटो दे दी, या एक आप इमेजिनेटरी एक कल्पना से आप एक लैंडस्केप बना रहे हो, तो जब बन गया, लोगों को प्रोजेक्ट करने से पहले आप तो उसको देखते हो, हाउ यू फाइंड इट्स राइट और रॉन्ग, जो मेरा काम है, क्योंकि आपकी निगाह में जो पास होगा तभी वो आप लोगों को एग्जिबिट करोगे। आप कैसे अपनी गलती कैसे निकालते हो? पहली बात तो ये है कि हमें कोई काम करना चाहिए तो ये सोचना चाहिए कि हम इसे बेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसका और अच्छा कैसे हो सकता है काम। दूसरी बात ये होती है कि कस्टमर्स को पहले से उनसे जज कर लेना कि वो क्या करवाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, एक आदमी आया, उसने अपने फादर की फोटो दे दी मेरे को, और साइकिल की अलग से अपनी फोटो खींच के दे दी। तो पीछे उनकी मदर आती, उन्होंने ये बनाना था कि फादर उनके साइकिल लेके आ रहे हैं, पीछे पीछे उनकी मदर आ रही है। तो फादर को साइकिल के साथ उन्होंने पेंटिंग बनवानी थी, पीछे बैक साइड पे उनके जो विलेज का सीन दिखाना था, राइट। अच्छा। तो उनकी इच्छा ये थी कि मेरे फादर जिन्होंने साइकिल पे चलते चलते हमें कारों तक पहुंचा हाँ, दिया, वो गीत भी है ना, बापू तेरे करके। हाँ। तो वो पेंटिंग बनाने के बाद मैंने उनसे बात कर ली कि मैंने इतनी पेमेंट लेनी है, उन्होंने पेंटिंग बनवा ली, राइट। मगर वो पेंटिंग लेने के लिए जब आया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और वो मुझे ऐसे गले मिला बड़ी खुशी से। असली वैल्यू वो होती है, हाँ, कि राइट और रॉन्ग वो बताएगा। हाँ, जब उनके हाव भाव मैंने देखे, पैसे तो देने थे मगर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसका कोई मोल नहीं है, उस चीज का कोई मोल नहीं है। ऐसा होता है कई कई बार मेरी पेंटिंग का मुझे तय किए हुए मोल के से ज्यादा पैसे लेके जाते हैं लोग, तो यही उनकी खुशी का उनका ठिकाना पता चल जाता है। उमर जी, आप 10 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को? आफ्टर 10 ईयर आपका गोल क्या है? आप ही काम कर रहे हो, लाइफ की आप मिड एज से निकल रहे हो, है ना? तो आप जो परफॉर्मिंग आर्ट जो है, इसको आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ देखते हो? क्या इसको आप अपने काम से सेटिस्फाई हो? क्या आपको अप्रिसिएशन जितनी मिलनी चाहिए वो मिल रही है? कि एनर्जी तो जो कलाकार होता है उसको एनर्जी, उसकी अप्रिसिएशन होती है, पैसे से भी ज़्यादा है एक कलाकार को अप्रिसिएशन चाहिए। मेरे पास अपने काम के अलावा मेरे पास एंटीक कलेक्शन बहुत सी है। मेरे पास 15वीं सदी से लेके एंटीक कलेक्शन है। आपने जो बोला है कि 10 साल बाद कहाँ देखते हो, हम लोग म्यूज़ियम बनाने की एक इच्छा में है। बहुत जल्द म्यूज़ियम बनेगा यहाँ पे मोगा में। ओके। तो हम लोग अपने उसमें सारा बेस्ट लगा रहे हैं, जो कुछ भी हो सके। मगर वो ऐसा है कि सरकार तो नहीं कर पाएगी उसमें से, जो हम अपनी इनकम से, मैं अपनी परिवार को भी पाल रहा हूँ इसी में से, है ना। तो आर्ट के बीच में से जितना कर सकते हैं हम लोग आर्ट का ही माहौल बनाने की कोशिश है। मेरा काम बोलेगा यहाँ पे, मेरा पिछले जो आर्टिस्टों का, मैं दूसरे आर्टिस्टों का काम भी सेव करता हूँ। मेरे पास 100 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और भी। तो वो पेंटिंग्स भी मैं उनको, जब मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट का काम नहीं संभालूंगा, मेरा भी कोई नहीं संभालेगा फिर। तो हमें अपना हर कीमत पे आर्ट को संभालना चाहिए। एक मैं बात और बोलता हूँ आर्टिस्टों को, अगर आप लोग कस्टमर को बोलता हूँ, अगर आप प्रिंट लेते हो, प्रिंट ले लिया आपने, वो प्रिंट आपने घर पे लगाया, 1 मंथ के लिए लगा लिया, उसके बाद में बोलोगे यार ये इस प्रिंट का क्या करें यार, मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा, आपको उतारना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा। मगर पेंटिंग एक ऐसी चीज है, पेंटिंग जितनी पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की बात है। मैं जो पेंटिंग आज से जो पहले मैंने जितने 10 साल पहले बनाई थी,
अगर वो ही कस्टमर से मैं पेंटिंग उतने में खरीद लूँ तो मेरी वो बढ़िया है मेरे। अच्छा, पेंटिंग से याद आ गया, एक चीज मिस हो गई पेंटिंग की बात करते करते। आप पेंटिंग का काम करते हो, पेंटिंग दो तरह की होती है, एक तो वाटर कलर बेस्ड होती है और एक ऑयल कलर बेस्ड होती है। आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो और डिफिकल्ट कौन सी है इसमें, और एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा किस में आते हैं? एक टेक्निकल प्रश्न है कि इसको मैं छोटा छोटा करके बोलता हूँ कि आपका बेस्ट कौन सी है, वाटर कलर आप यूज़ करते हो कि ऑयल कलर? मैं वाटर कलर भी करता हूँ। वाटर कलर बहुत कम समय में इजीली बन जाता है, सूख जाता है वो, उसको वो तो एक कहीं पे टेक्निकल भी। इशू हो गया ना सर। हाँ हाँ, मैं बात सुन, हाँ आपको कवर करता हूँ उसको। हाँ, तो जो ऑयल पेंटिंग है, हाँ, ऑयल पेंटिंग की लाइफ बहुत ज़्यादा है। लाइफ ज़्यादा है। इसके बीच में हम लोग एलेंसेड ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा है कि जितनी बोलो कि कस्टमर की और मेरी लाइफ से भी ज़्यादा लाइफ है उसकी। वो तो ऐसे 100 है। 100 हाँ, साल पुरानी, हाँ। 200 साल पुरानी पेंटिंग्स। नहीं, काम करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना वाटर कलर नहीं, के साथ। कुछ और नहीं है। वाटर कलर में आपने जो एक बार बना दिया उसके ऊपर आप रीपेंट नहीं कर पाते, उसमें करेक्शन करने के चांसेस कम हो जाते हैं वाटर के ऊपर। वाटर कलर के में। जो इफेक्ट वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट होते हैं, राइट है। पोर्ट्रेट पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है। आज मैंने आपकी पेंटिंग बनाई है, मेरा मन बना गया यार चल यार, अब मेरे पास ना कोई कैनवस नहीं है, कुछ मन कर रहा है कुछ नया बनाने का, चल यार इसके इसके ऊपर। ऊपर थिक कोट कर दिया वाइट या ब्लैक कलर की, सब कुछ वॉश हो गया, उसके उसके बाद ऊपर ऊपर और काम और आ हो जाता गया। है। सपोज करो मैंने आपका पोर्ट्रेट बनाया, अभी मैंने बना के रख दिया, सूख गया वो, तो मेरा मन कर रहा है कि उसमें थोड़ी सी डिटेल्स देने की ज़रूरत है यार, मैं और दे दूंगा, और डिटेल्स और डिटेल। उसके बीच में कितना मर्जी फाइन कम कर सकते हैं ऑयल में। और इसकी लाइफ भी बहुत है। हाँ, आई थिंक ये बेस्ट है और इसीलिए ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग्स जड़ी हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। ओके। और जितने भी मैंने देखा हूँ बड़े बड़े पेंटर्स हैं, उन्होंने वाटर कलर पर कम काम किया है और ऑयल कलर के ऊपर भी ज़्यादा काम किया है। जो भी आज भी गैलरीज हैं, जैसे म्यूजियम्स हैं, उसमें भी ज़्यादातर जो पोर्ट्रेट्स हैं वो सब ऑयल बेस्ड हैं। ऑयल बेस्ड है। ऑयल बेस्ड में कितना बड़ा मर्जी साइज कर सकते हो। मैंने बहुत बहुत बड़ी 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 पेंटिंग्स बनाई हैं। मैंने 10-10 15-15 फीट 18 फीट की 20 फीट की वो वाली पेंटिंग्स हमने बनाई हैं। तो उसमें वाटर कलर करने में दिक्कत आती है। एक्चुअली है तो बेसिकली ये पिगमेंट्स ही है ना सब, उसमें से अगर वाटर डाल दिया तो हमने पिगमेंट्स, उसको वाटर कलर बन गया। अगर उसमें ऑयल डाल दिया तो ऑयल कलर बन गया, है ना। सो पेंसिल शेडिंग उसकी भी लाइफ कम है। सो ऑयल पेंटिंग द बेस्ट है। कैनवस पे काम किया, उसकी लाइफ ही लाइफ। अच्छा कोमा जी, ये बताइए, एक टेक्निकल इशू और मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक गांव की पिक्चर है, हम लैंडस्केप बना रहे हैं, एक गांव का फ्रेम है, उसमें 50 घर हैं, एक कुआं नजर आ रहा है, पीछे पहाड़ है। 1 फुट में भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, 1 फीट की पेंटिंग। आप 5 फीट की भी बना सकते हो, 10 फीट की भी बना सकते हो, 50 फीट की भी बना सकते हो। कलाकार इसको कैसे बाइफरकेट करता है कि 1 फीट के फ्रेम में लेके आना है, 5 फीट के फ्रेम में लेके आना है, 10 फीट के फ्रेम में लेके आना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट सेम ही है, उतने ही घर हैं, वैसी सड़क है, वैसे ही सब कुछ है, उसको आप एक्सपेंड कैसे कर लेते हो या कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर देते हो? जैसे ये स्टडी का हिस्सा है, ये आर्ट का, है ना। वो ये है कि कॉम्पोजिशन कैसे बनानी है, हमने फ्रेम में कैसे बनाना है। सपोज करो हमने पेंटिंग बनानी है तो उसके बीच में मेन सब्जेक्ट कौन सा है। गुरु गोबिंद सिंह जी की पेंटिंग बना रहे हैं हम लोग, हिस्टोरिकल चाहे वो पेंटिंग बना छोटी रहे हैं, पिक्चर है चाहे बहुत बड़ा है, तो उसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है। महाराजा रणजीत सिंह की पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें मेन कौन है, महाराजा रणजीत सिंह, उसको सेंटर में रखेंगे। उसके इर्द गिर्द राज मंत्री सारे कुछ वो जो है ना, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है। तो मंत्रिमंडल, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं। कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए ये आर्टिस्ट तय करता है। तो उसने कितना हिस्सा रखना है, कितना नहीं रखना है, उसमें क्या क्या दिखाने की ज़रूरत है, वो डिपेंड करता है। फोटोग्राफर फोटोग्राफी करता है तो वो देखता है उसके इर्द गिर्द मैंने हाँ, वैसे आ गया कि जैसे वहां तो हो जाता है जूम इन जूम आउट, आपने वो तो कंप्यूटर पे लिखते हैं 6x6 का, तो वो निकल आता है। अगर 1/12 इंच बाई 12 इंच बोलो वो सेम ही प्रिंट निकल आर्टिस्ट को जाएगा। भी ऐसा करना पड़ता है कि उसमें कितने साइज में पेंटिंग बनवानी है अपने, उस साइज में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, उसमें माइनस करनी है, ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है।
गुरप्रीत जी, कोई तो इस टाइम स्ट्रगल का कोई होगा इस टाइम अभी दिमाग में कि व्हाट आर यू आर स्ट्रगलिंग इन, आप कोई है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो उसके ऊपर आप काम कर रहे हो प्रेजेंटली? बस वही मैं म्यूजियम के अच्छा, बारे में, म्यूजियम म्यूजियम के बनाना बारे है में। कि उसमें स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं, क्या बनाना है। तो अभी मैं वहाँ पे कनाडा भी जाके आया हूँ, मैं 2 बार कनाडा गया हूँ, है ना। तो 1 बार अफ्रीका, 2 बार कनाडा। कनाडा में मैं 2019 में वहाँ पे जाके एक चर्च में काम किया मैंने। जो चर्च को हमने वो उन्होंने गुरुद्वारा उन्होंने उसमें कन्वर्ट किया था, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया था, वहाँ पे भी मैंने काम किया है। तो कनाडा में भी हम लोग गैलरी बनाने की इच्छा है कि यहाँ पे, वहाँ पे मेरे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे भी हम बनाएंगे गैलरी, यहाँ पे भी बनाएंगे। गुरप्रीत जी, चैलेंजेस बहुत होते हैं, हर आदमी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। एक आर्टिस्ट की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा शुरुआत, आर्टिस्ट का जन्म किस चैलेंज से होता है? आर्टिस्ट तो पैदा हो गया, सबसे पहले उसको चैलेंज क्या होता है? मेरे ख्याल में आर्टिस्ट की एक ना, पीछे वाले आर्टिस्टों के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। वैसे चर्चा हो चुकी है इसके ऊपर हाँ, कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, ये कौन सी लाइन पकड़ ली। हाँ, ये नहीं, इसके अलावा एक और होता है कि फैमिली को मैनेज करना। हाँ, आर्टिस्ट बोलोगे, गुरप्रीत कोमल का नाम है, ये है वो, ऐदा ऐसे सोच लें आप लोग। मगर आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को आप लोगों ने पूरा उसको उनकी सुख सुविधाएं अगर नहीं दे पा रहे, तो आप आर्टिस्ट किस काम के, है ना। मैं कुछ आर्टिस्ट पर पुराने हैं, उनकी फैमिली में नहीं बनती थी। एक आर्टिस्ट ने लिखा था, राइटर ने, कि पेंटिंग जो होती है ना, वो दूसरी सौंकन होती है, सौंकन, हाँ, वाइफ की, बिकॉज वो अपनी वाइफ की जगह पे टाइम देता है पेंटिंग को, बिल्कुल, है ना। तो वो आर्टिस्ट पुराने थे, कुछ गिनती के थे, मगर अब वो आर्टिस्ट नहीं है। मैंने इस बात को चैलेंज लेके ही काम किया था कि मैंने अपनी फैमिली को पूरा टाइम, अपनी फैमिली को जो उनकी सुख सुविधाएं वो देनी है, आर्ट को साथ साथ में लेके। नहीं, चैलेंजेस आपके एक बात ये भी हो सकती है कि हर आदमी के अपने अपने चैलेंजेस हैं। किसी के लिए एक छोटी सी पानी का गिलास उठा के पीना भी चैलेंज है। कई आदमी को होता है कि पूरी टंकी भरनी पानी की, ये मेरे लिए चैलेंज है। ठीक है ना। चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हर आदमी के लिए डिफरेंट सिचुएशन लेके आते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि ये पेंटिंग नहीं करने देनी है, मैंने की है, तो की है, ये चैलेंज इसमें, है, हाँ बिल्कुल, तो मैंने एक्सेप्ट किया और करके भी दिखाया उनको। फैमिली को भी अपना, मेरी फैमिली वो सारा उनको पता है कि हम पेंटिंग से ही तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना। तो ये चैलेंजेस अलग अलग हैं ये सबके। कई लोग, हाँ, कई लोग अपने अंदर डेवलप करते हैं। जैसे आपने गुरु अर्जुन देव जी की पिक्चर बनाई दीवार पे, वो वॉश आउट हो गई, आपने उसको पक्के रंग में बनाया, उन्होंने आपने कैनवस यूज किया। कई लोगों के वहीं तक सीमित हो जाते हैं। एक पेंटिंग बनाई, वो कला को आगे नहीं बढ़ा सके, या उनके अंदर मानसिक वो इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप को परस्यू कर सके। क्योंकि हर चैलेंज का आदमी हर चैलेंज को अलग अलग तरीके से लेते हैं, हर आदमी। अब किसी को कितना मर्जी समझा लो कि ये आपके लिए बेनिफिट है, वो नहीं मानता। ये तो अंदर से चीज निकलती है। आर्टिस्ट अपने मन की बात सुनता है। एक पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ है ना कि वो बोलते हैं ना कि लोड कार्ड दी मां है। हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आपकी लाइफ में, जो चैलेंज आता है आपको कोई मिलता है, तो उसका आपको कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है, हर किसी को। और ये आए दिन आपको मिलने हैं लाइफ में। आप छोड़ो, अभी भी हैं। अगर आपको प्यास लगी है तो आप पियोगे, पानी पियोगे, ठीक है ना। तो आई थिंक ये तो जिंदगी का हिस्सा ही है, हर किसी के पास। पर कोमल जी, कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है और उसके साथ उसके रिसोर्सेज भी आते हैं। या तो उसके दोस्त अच्छे मिल जाते हैं, फैमिली, मदर फादर अच्छे मिल जाते हैं उसको प्रमोट करने वाले, तो वो तो ग्रो कर जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि इतने अच्छे, उनको वो फेवर्स नहीं मिलती हैं, ठीक है ना, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लक की भी बात होती है, जिसने बनना वो तो पत्थर का सीना बांट के भी वो दरख्त बनेगा, फूल निकलेंगे, ठीक है ना। तो कई कुचले जाते हैं, बड़े बड़े दरख्त जो, बड़े बड़े पेड़ जो नीचे ध्वस्त हो जाते हैं। इनको
कई लोगों को समय बड़ा अच्छा वो मिल जाता है, उनके अनुकूल मिलता है, हाँ, उनको एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो एक स्टेप रखते हैं, 10 स्टेप अपने आप बनते जाते हैं। बिल्कुल उनको आगे आगे मैसेज मिलते रहता है कि हाँ ये तेरे लिए ठीक है, ये चलता रहता है। तो आपका मेंटर कौन था, आप जिसे गुरु मानते कि जिन्होंने आपकी कला को शार्पन किया? मेरे उस्ताद जी थे सरदार प्रीतम सिंह पेंटर जी। अच्छा, आपकी सिटी से थे वो? हाँ, वो कहाँ के थे? वो पधौड़ में मेरे को मिले थे, वो गुरुद्वारा में ही रहते थे ज़्यादातर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने नक्काशी आर्ट का काम, ग्लास पेंटिंग, मैंने कांच का सारा काम उनसे सीखा। ओके। उसके अलावा मैंने उनसे बहुत ज़िंदगी की चीज़ें, मतलब जस्ट मतलब मैं अपने बाप की तरह उनको मानता हूँ। वो उनकी डेथ हुई तो मेरे बहुत दुख हुआ था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, बहुत उन्होंने काम सिखाया मेरे को। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जो मेरे को बाहर से सीखने को मिला वो तो अलग से होता ही है। हर जगह से मैं बच्चों को सिखाते हुए भी सीखता ही हूँ ना, मगर उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। गुरप्रीत जी, मैंने आपको ना मैं आपको बचपन से जानता हूँ, काफ़ी बचपन से नहीं, काफ़ी टाइम से जानता हूँ। मैंने आपके डिफरेंट जो पड़ाव है ना, मैंने नोट किए हैं आपकी। मैंने फर्स्ट पेंसिल वर्क से लेके मैंने आपकी ऑयल पेंटिंग तक देखी है, मैंने आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखे हैं। काफ़ी एक सडन आपने राइज किया, वो इतनी जल्दी लर्न करते गए डिफरेंट स्टेप्स को, डिफरेंट फील्ड्स को लर्न करते गए, क्योंकि आदमी एक लाइन को ही परफेक्ट नहीं कर पाता सारी उम्र। जैसे कि ऑयल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग आपने मास्टरी कर ली वाटर कलर में, उसके बाद ऑयल पेंटिंग में, फिर पेंसिल वर्क में आपने कर लिया, कैलीग्राफी में कर लिया, आप इंटरनेशनल टूर लगाए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड, इंडिया का रिकॉर्ड, सब कुछ बनाए। कांच की टुकड़ी को उसको मोज़ेक आर्ट बोलते कहाँ हैं। रुकोगे आप जाके? कांच की टुकड़ी जो होती है ना, हाँ, उसको मोज़ेक आर्ट मोज़ेक आर्ट बोलते हैं। हाँ, मोज़ेक आर्ट भी हाँ, आपने हाँ, किया। मैंने वो भी किया। हाँ, और इसके अलावा मैंने वो अपने रिकॉर्ड्स मेरे एक नीडल के होल में से कपड़े का थान निकाल देना, पूरा रोल निकाल दिया आपने वो कपड़े का। हाँ, वो अलग ये से कैसे दिमाग में आते हैं आइडियाज? तो आई थिंक मैंने ये पहले इतना ही बोला है। लंबा ब्रश बनाया आपने पेंटिंग, और मैं उससे वो पेंटिंग करके हाँ, दिखाई आपने। मैंने हरभजन भजी की पेंटिंग, जो अभी हमारे जो सांसद मेंबर हैं अभी, हाँ हाँ, है ना, उनकी पेंटिंग मैंने लाइव बनाई एक रियलिटी शो में भी। ये आपने एक फ्लैग भी बनाया था एक पर, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा वो जो मैंने किसान आंदोलन का किसान बनाया था। आंदोलन का तो आपने किसान वो दस्तखत मुहिम चलाई थी मैंने, हाँ, यहाँ से पंजाब से बनाई थी। हाँ। तो कई बार तो मैं अपने काम किए हुए खुद भूल जाता हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ था। काम आप मन तो की हाँ, जब मैं मेरे मन में जो आ गया ना, तो मैंने ये करना है, तो उसको उसके ऊपर ही मैं फोकस करता हूँ, ये मैंने करना है। 27 मीटर का मैंने फ्लैग बनाया, और मैंने मोगा में अभी शुरू ही किया था, तो न्यूज़ में आ गया। शाम को मेरे को सिंगू बॉर्डर से फ़ोन आने शुरू हो गए। हाँ, शाम को मेरे को जी ये आप वहाँ पे आ जाओ जी, चलो जी। 27 मीटर का बहुत बड़ा फ्लैग मैंने वहाँ पे जाके 25 जनवरी को वहाँ पे फैला दिया था वो वाला। तो वो भी मैंने बनाया, बड़ा पेंटिंग ब्रश बनाया मैंने। तो मेरे बेटे ने एक नीम के पत्ते के बीच में से होल में से साड़ी निकाली, तो पेंटिंग का, तो मैं उसको चैलेंज लेके, यार कुछ सोच लिया ये करना है तो करना है बस। तो ऐसे आइडिया कैसे, पहले आप रिकॉर्ड्स देखते हो, उसको ब्रेक करते हो, आप बनाते हो कि फिर लोगों को कहते हो ये करके दिखाऊं? बिल्कुल, मेरे माइंड में अगर कोई थोड़ा आइडिया आ गया ना, तो हम लोग चेक करते हैं पहले। जैसे मैंने नीडल का मैंने जो रिकॉर्ड बनाया, वो वाला भी है ना, एक सुई के पॉइंट से, पॉइंट में से उसे निकालना है ना। मेरी वाइफ का जो दुनिया की सबसे बड़ी फुलकारी है, मैंने हम लोगों ने फुलकारी, कई लोगों को नहीं पता होगा, फुलकारी एक टाइप ऑफ चुनरी, जैसे आप बोलते हैं दुपट्टा, शॉल टाइप, हैवी शॉल। ये पंजाबी पहरावे का अटूट अंग है ये, है ना। बाग और फुलकारी, ये दोनों चीजें होती थी। तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी वो फुलकारी हम लोगों ने रेडी की, मेरी वाइफ ने, और उनके 7 साल लगा दिए उन्होंने। ठीक है ना। तो कोई भी काम करते हैं उसमें मेहनत होती है, और हम उसको पहले चेक करते हैं गूगल में। गूगल बाबा से पूछते हैं कि भाई बताओ ऐसा कोई रिकॉर्ड है, तो उसमें से हमें डिटेल्स निकल जाती हैं। अगर है तो उसको हम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर, बढ़िया करके बना देते हैं। कारण क्या है इसका? कारण लाइमलाइट आपने का कुछ मन में है? जो आर्टिस्ट होते हैं, मैंने पहले ही बोला है, आर्टिस्ट के मन में अलग करने की इच्छा हमेशा होती है। हाँ। दुनिया से अलग, वो दुनिया से एडवांस होके सोचना शुरू करता है, तभी आर्टिस्ट कहलाता है वो। अब मैंने सुना है आर्टिस्ट पैसे से ज्यादा ना, वो प्रेज का उसको ज्यादा होता है, उसको प्यार होता है प्रेज से। उसको पैसा मिले ना मिले, कोई आर्टिस्ट की एक बार कह देना कि आपने कमाल कर दिया, तो उसकी रूह की खुराक होती है वो।
वो डबल और ट्रिपल हो जाता है कि हाँ मैंने एप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है, लेकिन आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना वो उसकी खुराक है, हाँ एनर्जी है वो। एनर्जी है। हाँ, तो अक्सर बोल देते हैं सिंगर भी कॉन्सर्ट्स में, अगर आपको अच्छा लगे तो ताली मार देना, ताली मार बेचारे ताली से खुश हो जाते हैं वो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग पॉडकास्ट करते हैं, आप लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को अगर आगे लेके जाने की कोशिश करते हो, तो लोग देखते हैं, उनके कमेंट्स, उनके लाइक्स जो है वो ही तो आपकी एनर्जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो तो ये हमारा तो पॉडकास्ट का रीजन, अब ये सारा पॉडकास्ट हमारा अनकट होता है, हाँ, तो कौन सा नथिंग एज एडिटेड, जो बात है वो सीधी होती है, उसमें कोई कट नहीं होता, ठीक है ना। तो उसमें हम डिफरेंट सोसाइटी के पहलू लेके आते हैं। तो आज इसीलिए हम आपके साथ बैठे थे कि हमको एक आर्टिस्ट से बात करनी थी, आर्ट के बारे में बात करनी थी, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी थी, और ये भी पूछना था कि आप ये बताइए जो अभी ग्रो कर रहे हैं आर्टिस्ट, जाते जाते, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, आपका भी शेड्यूल बिजी है, कि जो आर्टिस्ट ग्रो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी आर्ट की दुनिया में उन्होंने पैर रखा है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी उनको सफलता नहीं मिली है, वो लात पैर मार रहे हैं अभी, एफ जो को बोलते हैं ना, अभी स्ट्रगलर हैं, बिगनर हैं, आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि जब मैंने पेंटिंग का काम शुरू किया था ना, तो मेरे पास कलर्स भी नहीं होते थे, पेरेंट्स मना करते थे, मगर मैंने कलर्स जैसे कैसे इधर उधर से ले लिए। मेरे पास फ्रेमिंग के पैसे नहीं होते थे, मैं फ्रेमिंग भी पुरानी फ्रेमिंग ले लेता, उसको काट के उसके ऊपर लगा देता था, पेंटिंग्स के ऊपर, ऐसा ऐसा काम करता था मैं। धीरे 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 मैंने काम नहीं छोड़ा, उसको चैलेंज लेके काम किया मैंने, राइट। तो जो अभी बिगनर हैं, जो बच्चे सीखते हैं मेरे पास, ये तो उनको तो पेरेंट्स फीस भी दे देते हैं कि हाँ चलो सीखो मुझसे, है ना, उनको उनकी सहूलत इतनी है, मगर उनको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, काम करते जाओ। ज़रूरी नहीं है आपकी महंगे मोल की पेंटिंग ही बिके, सबकी मोनालिसा जैसे नहीं बिकती, सब मोनालिसा नहीं बना सकते, सब मोनालिसा बना नहीं सकते, सब वैसी इतनी महंगी पेंटिंग नहीं बनती, राइट। मगर हमें पेंटिंग का काम करना है, उससे आप एनर्जी लो, एंजॉय करो उनको, आपके काम के मोल तो पड़ेगा, उसमें निखार आएगा, जितना काम करोगे निखार आएगा, काम करना पड़ेगा ही, तभी मोल पड़ेगा उसका। बिल्कुल, यानी कि स्ट्रगल, पहले तो डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैंने ये करना है, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी चाहिए, फिर उसके बाद हार्ड वर्क चाहिए, स्ट्रेटेजी को भी पूरा करना ना, उसके ऊपर चलना भी है, रास्ता भी खुद बनाना है, चलना भी खुद है। अगर आप सोचते हो कि मेरी 1 लाख की पेंटिंग सेल हो, तो उतना काम भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई यूं ही तो 1 लाख दे नहीं देगा। हाँ, अगर आप सोना लेने जा रहे हो तो आपकी जेब में सोना बनना भी पड़ेगा। नहीं, उसका आप उतनी वैल्यू आपके जेब में चाहिए। 100 रुपया लेके आप 1 तोला सोना नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, उसके लिए आपके पास उतना अमाउंट चाहिए। और किसी पीतल को भी हाँ सोने का भाव नहीं बिक सकता। हाँ बिल्कुल, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपना उतना अच्छा उसका बेस्ट काम देना पड़ेगा, तभी तो। इसीलिए ये बच्चों को तो ये सीखना, कोई काम आसान नहीं है, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे देखा फटाफट से ऐसे काम किया, उसके पीछे उसकी कितनी स्ट्रगल है ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रगल भी होती है, और मेहनत, स्ट्रगल, हर तरह की एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। मैंने एक नॉवल पढ़ा था कि बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज ए क्राइम, मारियो पुज़ो का था, एक नॉवल था गॉडफादर। तो होता है, कई बार क्राइम भी होता है, कई बार मेहनत भी होती है, कई बार शात्रता भी होती है, कई बार प्लानिंग भी होती है। हर तरह के लोग सफलता प्राप्त करने के हर मेथड यूज़ करते हैं, पर आर्टिस्ट तो उसका रास्ता तो शांति का, प्यार का और इत्तेफाक का है। तो आप कुछ कहना और चाहेंगे इसके बारे में? आपकी कोई रेग्रेट हो, अभी तक गलती हो गई हो जो अभी तक आपको याद हो, कोई एक्सपीरियंस हो? नहीं, बस मुझे जब मेरे पेरेंट्स रोकते थे तो मेरे को लगता था कि मेरे पेरेंट्स ना मेरी आर्ट के दुश्मन है, ये तो ये यार मेरे को बहुत ऐसा है, उस समय फील होता था। मगर जब मैं अभी पहुंचा हूँ खुद में इस जगह पे, और मैंने अपनी आर्ट का मैंने काम पूरा मुकाम बढ़ा, बच्चों को मैंने पाला, इसी आर्ट के बीच में से ही पाला मैंने, है ना। तो अभी ना तो पेरेंट्स बोलती हैं तो ना ही मैं कुछ कहता हूँ, है ना। तो मेरे को पता चल गया कि पेरेंट्स बिल्कुल ठीक सोचते थे। आई थिंक वो मेरी एक गलती थी कि मैं उस समय ऐसा सोचता था, वो मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मुझे सोचना लग रहा था। अब मुझे वो ठीक लग रहा है, सारा कुछ ओके। लाइफ में कुछ ऐसे कोई घटित हुआ हो जो आपको लगा हो कि आप कभी भूले नहीं उस चीज़ को? कोई आदमी मिला हो आपको आपकी कला के क्षेत्र में,
ड्यूरिंग एग्जीबिशन को काम करते वक्त किसी ने आपको कोई टोका हो, कोई नसीहत दी हो कि आप बोलो कि यार मेरे को वो आदमी कभी नहीं भूलेगा? नहीं, वो तो होता है था ना हाँ, ऐसा? हाँ, होता है। बहुत आप काम कर रहे हो, कोई आके बोल देता है कि ये क्या कर रहे हो, इसको ऐसे कर लो। कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास जाते जाते? आर्टिस्टों के पास ऐसा मिलते रहते हैं बहुत से। एक लड़का मेरे पास आया, बठिंडा से आया था। तो मेरे पास आया, उसके पास एक फाइल थी। तो मेरे पास आके मेरे को दिखाया, मेरे को बोला ना कि आपकी जितनी आज तक न्यूज़पेपर में कटिंग्स वगैरह है ना, माय गॉड, तो अच्छा, वो मैंने कलेक्शन की हुई है, वो ये देखिए मेरे पास है। बिग फैन ऑफ तो वो हाँ, तो वो मेरे पास आया, मेरे से ऑटोग्राफ लिया और मेरे साथ फोटो करवा के गया वो। तो मैं हैरान था कि कोई लोग इतनी शिद्दत से भी किसी को ऐसे चाहते हैं, उनको उनका काम देखते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं ऐसे, गैलरी में आते हैं, गैलरी में आके माथा टेक के अंदर एंटर करते हैं। क्यों करते हैं वो लोग? मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, मंदिर में जाओ, आप गुरु घर में जाओ, अपने काम में है ना वहाँ पे। तो वो लेकिन नहीं यार, नहीं, आस्था होती है हाँ, गुरप्रीत जी। उनकी, जो कलाकार रंगमंच के वो भी जब स्टेज पे आते हैं हाँ जी, तो स्टेज पे आते हैं। फुट विश करते हैं, स्टेज बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल। पाँव पकड़ते हैं सो ऐसे। फिर वो उनकी अपनी अवस्था होती है बच्चों की। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, काम करोगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फिर। अच्छा गुरप्रीत जी, आते आते मैं ये आपसे एक लास्ट में प्रश्न पूछूंगा कि बच्चों को आर्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आर्ट में उसको इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए कि कम से कम वो थोड़ी सी स्किल तो आ जाए? वैसे तो सब कुछ इनबिल्ट होता है, सब कुछ है। मैं सोचता हूँ कि एक आर्टिस्ट, एक आदमी के पास एक गुण होना चाहिए। जैसे मैंने एक आदमी से सुना था कि आपको लाइफ में ना एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए। हारमोनियम हो, चाहे बंसुरी हो, चाहे ढोलक हो, कुछ भी, चाहे आप एक सॉन्ग सीख लो, एक आपके पास गुण होना चाहिए। तो आप एडवाइस कैसे करते हो कि, क्योंकि हमारी यूट्यूब जो दर्शक हैं उसमें 45-50 प्लस वाले फादर भी हैं जिनके अभी बच्चे 8 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हैं। वो पूरा का पूरा फोकस बोल रहे हैं कि जेई की तैयारी करनी, फलानी करनी है। कहीं ना कहीं उसका उनका कलाकार मर रहा है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि भी कैसे अपने बच्चों के अंदर ये कलाकार को ख़त्म ना होने दें? क्योंकि कला, अगर आपके पास कला है, आपके पास स्किल है, यू हैव ए गुड स्कॉलर। एक गुड स्कॉलर के पास कला नहीं हो सकती, पर एक अच्छे कलाकार के पास वो एक अच्छा स्कॉलर भी हो सकता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि दर्शकों को कि बच्चों के अंदर ये स्किल पैदा करें, कैसे करें? वो एक शेर है ना कि हर किसी को हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को को आसमान आसमान नहीं नहीं मिलता। मिलता। हाँ। तो जिनको कुछ नसीब नहीं होता उनके हिसाब से उनको निराश नहीं होना चाहिए। और जो लोग काम करना चाहते हैं, जिसमें जो स्किल, अपने आप को पहचाने। हम अपने आप को पहचाने कि मेरा इसमें क्या है। मुझे पता चल रहा है कि मैं पेंटिंग का ये काम कर सकता हूँ। मैं कार्टूनिस्ट बन सकता हूँ तो बन सकता हूँ। तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है आपकी, वो अंदर का मन है ना, उसको पहचाने, आप उसको देखें। तो आप अगर म्यूज़िक में जाना चाहते हैं म्यूज़िक में जाओ, अगर पेंटिंग में जाना चाहते हो पेंटिंग में। मगर अपने आप को टटोलो खुद। उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर उसी फील्ड में जाओगे आप तो ज़्यादा बेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप 24 घंटे उसके बारे में सोचोगे। अगर आप पेरेंट्स की ज़बरदस्ती से काम उसमें लगे हो तो उसके बारे में आप उसको इग्नोर करते जाओगे। नहीं, पेरेंट्स, मेरे कहने का मतलब कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की काउंसलिंग करके उसके अंदर जो छोटी से छोटी चीज़ वो एक्सप्लोर करके निकालें और उसको प्रमोट करें कि बेटे तेरे में ये गुण है। बिल्कुल। अब मैं पहले से ज़्यादा, कई बच्चों को पता नहीं होता कि अभी उनके गुण पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, अभी वाले जो पेरेंट्स हैं, इससे पहले वाले 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। अब के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पूरा उसका चेक करते हैं। मैंने अभी बच्चों को देखा है, वो कोई कीर्तन सिखा रहा है उसको, कोई कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को। आई थिंक पेरेंट्स अभी बच्चों को जज करते हैं, उनके साथ फील्ड में जाते हैं, बहुत से जा रहे हैं। और जो नहीं जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको जाना चाहिए, उसमें आसानी होगी बहुत ज़्यादा।
गुरप्रीत जी, जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत तगड़ी स्किल डेवलप कर लो। आप स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हो, पोस्टल स्टैम्प्स, उसमें क्या है। हमारे ज़माने में तो माचिस की वो डिब्बियाँ आती है, उसकी वो डब्बी इकट्ठी करते थे, कलेक्शन उसके करते थे, कवर कवर इकट्ठे करते थे। बिल्कुल, पिक्चर्स, फिल्मों के वो छोटे छोटे पिक्चर्स आती थी, वो कलेक्ट करते वो थे। खेलते थे वो हाँ, वो खेलते थे। छोटे-छोटे, हाँ, तो बिल्कुल। डिफरेंट सॉन्ग्स आते थे, गाने फिल्मों के, तो वो कलेक्शन होती थी। जी हाँ। नॉवेल्स की कलेक्शन होती थी, कलेक्शन थी। कैसेट्स और सीडीज चलती थी, उसकी कलेक्शन कॉमिक्स होती थी, कॉमिक्स कॉमिक्स की कलेक्शन होती थी। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है, आप कोई चीज, कोई बियर के केन, फॉरेन कंट्री में, चलो मैं प्रमोट नहीं करता शराब को, बियर के केन, शराब की बॉटल्स वो लोग की कलेक्ट कर रहे हैं। उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स हैं। कई लोग जैसे वो होते हैं ना, सोवेनियर्स होते हैं कंट्री के, बिल्कुल। शिमला जाते हैं, वहां से सोवेनियर इकट्ठा कर लिया। कुछ कलेक्शन तो होना, कि जिंदगी का कोई मकसद तो होना चाहिए ना जीने का, कि मैं सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, मैं कुछ ना कुछ, मेरे पास ऐसी कलेक्शन है, मेरे पास ऐसी स्किल है। जरूरी नहीं कि हर बंदा पेंटर बन जाए, सिंगर बन जाए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो ऐसी छोटे छोटे इंटरेस्ट जो है, हॉबीज भी डेवलप की जा सकती है। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं कनाडा में अभी गया, आपको मैं एक खूबसूरत बात बताता हूँ। कनाडा में वो लोग बोलते हैं कि पंजाबी ऐसा कर रहे हैं, पंजाबी ऐसा कर रहे हैं। एक बुजुर्ग जोड़ा आता था वहाँ पे, सुबह सुबह मैंने देखा, मेरी वाइफ मेरे साथ में पंजाबी थी। जोड़ा था वो। हाँ, पंजाबी जोड़ा था, दोनों जने बुजुर्ग थे, आदमी मुझसे थोड़े बड़े थे ना वो। तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ से साथ साथ में ना, जो छोटे छोटे किसी के नेपकिन पड़ा हुआ है, जो बॉटल पड़ी हुई है, उनको सबको इकट्ठा करके डस्टबिन में रख रहे थे। कनाडा इतना खूबसूरत कंट्री है, उसमें भी कहीं 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 पे भी कुछ भी मिला ना, उन्होंने उसको भी साफ कर रहे। वो उनका जुनून है, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, उन्होंने किसी को कुछ देने, उनको सुकून मिलता है इसका। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया, तो उन्होंने बस जरा सा मेरे को स्माइल दे के आगे निकल गए। तो वो डेली का काम यही करते हैं। हाँ, गार्डन से ज्यादा के पत्ते इकट्ठे कर सकते हो, फूल इकट्ठे कर सकते हो, ड्राई फॉर्म में उसको लेके आ सकते हो, कुछ भी डेवलप कर सकते हो यार। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी का मकसद मिल जाता है। जिंदगी आपके डिपेंड करता है, आपने उसे कैसे जीनी है। अगर आप दूसरों को दुख दे के ही अपने आप को खुश नसीब नहीं बना सकते, दूसरों को खुशियां दोगे तो खुशियां मिलेंगी आपको। ये आर्टिस्ट ही बात सोच सकते हैं, आम आदमी नहीं सोचता। नहीं 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 नहीं, सभी सोचते हैं। किसी को समय मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। सो ये लाइफ शब्दों का वही बात है ना, आपने बोला कि कुछ अक्षर होते हैं शब्दावली के 35। एक शायर उससे अपनी सारे, एक पैरे में, एक पैरा जो होता है उसमें सारी जिंदगी का फलसफा निकाल देता है। तो एक आदमी 100 साल की जिंदगी बताता है, तो अपना मकसद तक नहीं बता सकता लोगों को, मैं धरती पे आया क्यों हूँ। तो एक कलाकार जो है ना, उसकी वे ऑफ एक्सप्रेशन इतनी तगड़ी होती है कि वो एक लाइन में जिंदगी का फलसफा बता देता है। बिल्कुल, शब्द को भी चुभन दे जाते हैं, कभी प्यार दे जाते हैं, है ना? कहीं पे सत्कार दे जाते हैं। ये शब्दों को गुरु का भी रूप कहा गया सिख धर्म में। सिख धर्म में तो बोला ही शब्द गुरु है। तो वो चीजें हैं। तो टाइम बहुत हो गया गुरप्रीत जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा चली, और लगता नहीं कि इतना टाइम भी, अभी लगता है कि पूरा इसको 2 दिन तक चर्चा चल सकती है। जब तो एक तरह का सत्संग है, कलाकार जब बैठते हैं तो वो वार्तालाप नहीं होती, वो सत्संग होता है। ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा लगा कि डिफरेंट फील्ड पे हमने बातचीत की, प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन की, आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर बात की, आपके रिकॉर्ड्स के ऊपर बात की। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत कोमल जी, हमारे शो के ऊपर आने के लिए। मैं आपका अपने दर्शकों की तरफ से स्वागत करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे आप मंच पे आके आपने बातचीत की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रितपाल जी, और आपके थ्रू हम आपके दर्शकों से भी मिल पाएंगे, तो ये मेरी खुश नसीबी है। बहुत शुक्रिया सर।